हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरियन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जेएनयू बीएससी सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट जूलॉजी के बारे में। फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, यानी कि पर यूनिट में से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड देन हम इसके मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट है आपके पेपर पैटर्न के बारे में। देखो, पेपर आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 70 का। ये 70 फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10 क्वेश्चन। ये जो 10 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको 30 टू 50 वर्ड्स में देना है। कितने वर्ड में? 30 टू 50 वर्ड्स में। एंड ये 10 क्वेश्चन इन 5 यूनिट में से पर यूनिट से दो दो क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट में आपको इकोलॉजी के बारे में बताना है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन। सेकेंड में आपको समष्टि और समुदाय पारिस्थितिकी के बारे में बताना है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से, दो थर्ड से, दो फोर्थ एंड दो फिफ्थ से। ऐसा करके आपके पार्ट ए में 10 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट बात करें हम पार्ट बी की, तो आपको अटेंड करने हैं इसमें 5 क्वेश्चन, एंड इन 5 क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि पर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होंगे, एक अथवा में आपको किसी एक क्वेश्चन को अटेंड करना रहेगा। नेक्स्ट बात करें हम इसके वर्ड लिमिट की, तो आपको इसको जो आंसर है पार्ट बी के क्वेश्चंस का, वो 500 वर्ड्स तक देना है। कितने वर्ड्स तक? 500 वर्ड्स तक। नेक्स्ट बात करें हम इनके मार्क्स की, तो देखो पार्ट ए जो है वो आपके रहेगा 10 इंटू 2, यानी कि पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का। एंड पार्ट बी जो रहेगा वो रहेगा 10 का, यानी कि 5 इंटू 10। तो इस अरेंजमेंट में आपका जो है पेपर पैटर्न रहेगा। फिर बात करें कि ये पेपर पैटर्न आपके किन यूनिट से है, तो देखो फर्स्ट आपका जो जूलॉजी का कोड है वो है इकोलॉजी एंड बिहेवियर से रिलेटेड, जिसमें आपके पास 5 यूनिट्स रहेगी। फर्स्ट यूनिट है आपकी पारिस्थितिकी का परिचय, जहां आपको बताना है कि जो है पारिस्थितिकी क्या होती है, इतिहास के बारे में। फिर नेक्स्ट आपको बताना है कि इसके पर्यावरणीय कारक, जैसे भौतिक कार्य की बात करें तो मृदा, जलवायु, इनके बारे में। सेकेंड यूनिट है हमारी समष्टि एवं समुदाय पारिस्थितिकी, जहाँ आपको इसके समष्टि घनत्व के बारे में बताना है, समुदाय की विशेषता, निकेत क्या होता है, इनकी अवधारणा। थर्ड यूनिट में आपको बताना है कि विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र और उनके पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में, जैसे कि वन पारिस्थितिकी है या फिर मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इनके बारे में बताना है। एंड फोर्थ यूनिट है आपकी प्राणी बिहेवियर की, जिसमें आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्राणी होते हैं, उनके व्यवहार की सामान्य सर्वेक्षण करना है। फिर प्राणी व्यवहार के अध्ययन की विधियां कौन सी हैं, उनके बारे में, एंड इनकी जो है डेली लाइफ कैसी होती है, उसके बारे में आपको यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। फिर आती है यूनिट 5, जो है सीखने और स्मृति से रिलेटेड, यानी कि अनुबंधन क्या होती है, अध्यस्तता क्या होती है, इनसाइड लर्निंग क्या होती है, एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 5 के अंदर। फिर बात करें हम इसके मॉडल पेपर की, तो देखो आपका जो मॉडल पेपर है वो एज इट इज जो आपके पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, यानी कि आपको पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड पार्ट बी में भी 10 मिलेंगे, बट अटेंड आपको कोई 5 करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडल पेपर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित कीजिए और इसके मुख्य उपविभाजनों के नाम लिखिए। तो देखो, अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी जीवों का पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का क्या बताया? अध्ययन बताया। इसके मुख्य विभाजन कौन से हैं? एक है सहपारिस्थितिकी, सेकंड है समुदाय पारिस्थितिकी, एंड थर्ड है पारितंत्र पारिस्थितिकी। यानी कि आपको फर्स्ट बताना था इकोलॉजी क्या होती है, तो जीवों के पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी की परिभाषा किसने दी थी? तो अर्नेस्ट हेकल ने। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें प्रमुख उप विभाजनों के बारे में, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सहपारिस्थितिकी, सेकंड है समुदाय पारिस्थितिकी,
एंड थर्ड है पारितंत्र पारिस्थितिकी। क्या है? पारितंत्र पारिस्थितिकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यूनिट 1 से ही रिलेटेड। हाँ, आपको बताना है सेल्फोर्ड के सहनशीलता के नियम को जो था उसके मूल सिद्धांत क्या था उसके बारे में, यानी कि सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में आपको बताना है। तो देखो, सेल्फोर्ड के अनुसार प्रत्येक जीव किसी पारिस्थितिकी कार्य के लिए न्यूनतम व अधिकतम सीमा रखता है। इनके बीच एक क्या होता है? इष्टतम क्षेत्र होता है, जहां पर क्या होती है? सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। इस सीमा से बाहर जीव जीवित नहीं रहते, यानी कि ये जो इसकी इष्टतम क्षेत्र होता है, इस सीमा के बाहर कोई भी जीव है जीवित नहीं रह पाता। का मूल सिद्धांत था सेल्फोर्ड के द्वारा जो दिया गया था लॉ ऑफ टॉलरेंस, उसके अकॉर्डिंग। फिर बात करें हम यूनिट सेकंड की, जिसमें आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो है पारिस्थितिकी निकेत से आप क्या समझते हैं, यानी आपको बताना है कि पारिस्थितिकी निकेत क्या होते हैं उसके बारे में। देखो, पारिस्थितिकी निकेत किसी जीव की पारितंत्र में प्रक्रियात्मक भूमिका व स्थिति है। इसमें उसका आवास, भोजन, सक्रियता का समय, अन्य जातियों से संबंध और संसाधन उपयोग का तरीका शामिल होता है। फिर ये कह रहा है कि दो प्रजातियों का निकट पूर्णतः समान नहीं होता, यानी कि अगर दो डिफरेंट स्पीसीज है तो उनका जो पारिस्थितिकी निकेत होगा वो कभी भी एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होगा, उसमें डिफरेंट तो कंपलसरी है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच में एक अंतर बताना है। तो देखो, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? एक लाइन में होती है, एंड जो फूड वेब होती है वो एज अ नेटवर्क की तरह होती है। तो आपको एक डिफरेंस बताना है किसके बीच में? फूड चेन एंड फूड वेब के अंदर। देखो, खाद्य श्रृंखला उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा प्रवाह का क्या है? एक रेखीय क्रम है। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल, देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्लांट बना, उस हरे पादप को क्या हुआ? किसी शाकाहारी जंतु ने खाया, उस शाकाहारी जंतु को किसी आगे फर्दर क्या हो गया? अन्य मांसाहारी जंतु ने खाया, एंड वो जो अन्य मांसाहारी जंतु उसको हायर किसी मांसाहारी जंतु ने खाया, एंड देन उसकी क्या हो रही है? डेथ हो गई। तो ये क्या है? एज अ फूड चेन है, वो मतलब एक लीनियर क्रम में चलती। फिर है खाद्य जाल, कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल तंत्र है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल पेड़ पेड़ को बकरी ने खाया, एंड बकरी को एंड पेड़ ने। तो ये क्या है? एक लीनियर क्रम में इसकी क्या है? फूड चेन। एंड फूड वेब में क्या होता है? तो सेम एज इट प्लांट है, प्लांट को खरगोश भी खाता है, इसको बकरी भी खाते हैं, तो हिरण ने भी खाया। फर्दर आगे इसको आगे अन्य मांसाहारी जंतुओं ने खा लिया, इसको भी खा लिया, एंड इनको फर्दर आगे क्या किया? इनके जो हायर मांसाहारी जंतु थे उन्होंने खा लिया। इस तरह फूड चेन की ही क्या होती है? एक नेटवर्क होती है, उसे क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। तो देखो, खाद्य जाल क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। कौन सा? फूड वेब, क्योंकि इसमें जीवों के पास भोजन के क्या होते हैं? बहुविकल्प उपलब्ध रहते हैं। कैसे? कि देखो, जो है लोमड़ी है वो बकरी को भी खा सकती है, हिरण को भी खा सकती है, खरगोश खा सकती है, यानी कि उसके पास ऑप्शंस है। बट फूड चेन में क्या होता है? पेड़ को बकरी, बकरी से एज अ लीनियर क्रम में रहेगा, और ये क्या रहेगा? एक नेटवर्क क्रम में रहेगा। नेक्स्ट बात करें हम, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट थर्ड से रिलेटेड, जहां आपको बताना है कि थार के मरुस्थल की पारिस्थितिकी तंत्र की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं के बारे में। देखो, एक तो यहाँ पे क्या होती है? बारिश कम होती है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। सेकंड, एक यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो देखो, फर्स्ट वार्षिक वर्षा क्या होती है? 250 mm से क्या होती है? कम रहती है।
इनमें दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अधिक डिफरेंस होता है। कैसे कि दिन के अंदर जो टेम्परेचर है वो हायर लेवल पे रहता है एंड नाइट में क्या होता है वो उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि जो मरुस्थल में रेत होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और दिन में जल्दी गर्म हो जाती है। इसीलिए रात और दिन के टेम्परेचर में क्या होता है, बहुत अधिक डिफरेंस होता है। फिर बात करें कि तीव्र शुष्क हवाएं जो है की विशेषता है किसकी, थार्मोस्टेट। सेकेंड बात करें हम इसकी विशेषता की, तो ये क्या होते हैं, ज़ेरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद वनस्पति, जैसे कि यहाँ पे केचड़ी, रोहिड़ा, बबूल आदि क्या है, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। फिर इनमें विशिष्ट निशाचर प्राणी यानी कि जो है रात में दिखने वाले जानवर, जैसे कि रेगिस्तानी लोमड़ी, गोडावन, और ये क्या करते हैं, रात में प्रेफर करते हैं दिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नाइट में कम होता है। तो निशाचर प्राणी जैसे कि लोमड़ी है, गोडावन है, ये क्या करते हैं, अनुकूलन दर्शाते हैं। कहाँ पे, नाइट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आपको बताना है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ती है, तो जीवाश्म ईंधन के दहन से, बहुत ज्यादा वनों की कटाई से क्या होती है, वायुमंडल में CO2 बढ़ती है। सेकंड है मीथेन या फिर CH4, ये क्या करती है, धान के खेतों, जुगाली करने वाले पशुओं के अपशिष्ट और लैंडफिल से निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ये कंपैरिजन में 25% क्या है, अधिक इफेक्टिव है, जो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फेरोमोन क्या होते हैं और प्राणी व्यवहार में इनका एक उदाहरण आपको बताना है। ये है हमारे यूनिट 4 से रिलेटेड, जहां हमें हम किसके बारे में बात करनी थी, प्राणी व्यवहार के बारे में। तो देखो, फेरोमोन क्या होते हैं, एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच के जो केमिकल कम्युनिकेशन होते हैं, उसके लिए शरीर से स्रावित होने वाले बाह्य गंधयुक्त हार्मोन्स है। कौन, फेरोमोन्स। फॉर एग्जाम्पल, जो मादा रेशम कीट में बॉम्बिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, फेरोमोन को स्रावित कर नर कीट को कई किलोमीटर दूर से परागण के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक लय को परिभाषित करें, यानी कि दैनिक लय क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो देखो, दैनिक लय लगभग 24 आवर्स की जो अवधि होती है, उसमें जीवों की शारीरिक, जैविक और व्यवहारिक क्रियाओं में होने वाले जो साइक्लिक परिवर्तन होते हैं उसको बताता है। ये आंतरिक जैविक घड़ी द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो मानव का जो है जागना और उसका सोना, खाना पीना, ये सब उसकी क्या है, दैनिक दिनचर्या है। इसी को क्या कहा जाएगा, दैनिक लय। फिर नेक्स्ट बात करें हम यूनिट 5 से, तो देखो इसका क्वेश्चन है कि अनुबंधन व अभ्यस्तता में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, अनुबंधन जो है वो बार बार हानि रहित उद्दीपन मिलने पर जीव की अनुक्रिया धीरे धीरे घट जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। किसके अंतर्गत, अनुबंधन में। इसके विपरीत अभ्यस्तता में क्या होता है कि एक हानिकारक तीव्र उद्दीपन के बाद किसी भी सामान्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया अत्यधिक बढ़ जाती है। एक में क्या हो जाती है, जो अनुक्रिया घट जाती है, एंड अभ्यस्तता में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन्हीं दो राज्य प्रमुख जीवों, वन्य जीवों के नाम लिखे जो क्या करते हैं, संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। तो देखो, फर्स्ट है इसमें गोडावन। क्या है, गोडावन, ये क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। IUCN द्वारा, किसके द्वारा, IUCN, IUCN द्वारा अति संकटग्रस्त श्रेणियों में क्या आती है, गोडावन की जो स्पीसीज है वो। सेकंड जो इसमें आती है वो है काला हिरन, या फिर जिसे क्या कहते हैं, ब्लैक बक। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल है। कौन सा, जो काला हिरन है वो। और ये संकटग्रस्त प्रजाति क्यों हुई, क्योंकि इनका जो आवास था उसको विखंडन के कारण जो है ये संकटग्रस्त प्रजातियों में आते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हम इसके पार्ट बी की, किसकी, पार्ट बी में। मैं आपके पास पर क्वेश्चन में
ऑप्शन रहेगा, यानी कि आपको पर क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा कि किसी एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। कि हम बात कर रहे हैं पार्ट बी के क्वेश्चंस की, इनकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स तक। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यूनिट 1 से कि जैविक कारकों यानी कि बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत अंतरजातीय व अंतरजातीय पारस्परिक संबंधों का आपको विस्तार से वर्णन करना है और इसके अंदर जो है सहोपकारिता, सहभोजिता और परजीविता को एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो देखो पारितंत्र में जैविक कारक वे सभी सजीव घटक होते हैं जो किसी जीव के जीवन को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और इनके बीच में बनने वाले पारस्परिक संबंधों को हम फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कि देखो जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी जीव को चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इन्हीं के बीच में जो संबंध बनते हैं उसको फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड, दो कौन से, एक अंतरजातीय एंड एक अंतरजातीय। फर्स्ट आता है हमारे पास में अंतरजातीय संबंध, इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस, जिसमें एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच में पाए जाते हैं क्या, अंतरजातीय संबंध। इसमें सहयोग व प्रतिस्पर्धा दोनों ही शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल शेरों का समूह शिकार करने में सहयोग करता है, जबकि भोजन व मादा के लिए इनके बीच में क्या होता है, परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मधुमक्खी कॉलोनी में श्रम विभाजन भी इसका एग्जाम्पल है। इसका अंतरजातीय संबंध का, यानी कि इनके अंदर सहयोग भी होता है एंड प्रतिस्पर्धा भी होती है। फिर सेकंड इसके बात करें तो ये है अंतरजातीय संबंध यानी कि इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, अंतरजातीय संबंध। यही अंतरजातीय संबंध के आधार पर इन्हें फर्दर आगे सहकारिता, सहभोजिता और परजीविता आदि में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे सहकारिता के बारे में यानी कि म्यूचुअलिज्म के बारे में। इसमें दोनों प्रजातियां क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, लाभान्वित होती है। यानी कि सहकारिता में दोनों जो स्पीसीज जो होगी उन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होगा एंड ये संबंध क्या है, अनिवार्य और स्थायी होता है। यानी कि जो सहपकारी होता है फर्दर दोनों जो स्पीसीज रहेगी उनके लिए क्या होगा, कंपल्सरी होगा, बहुत ज्यादा नीडेड होगा एंड क्या होता है, स्थायी होता है। रही बात हम एग्जाम्पल की तो देखो लाइकेन, लाइकेन क्या करता है, ये कवक शैवाल को आवास देता है, जल और खनिज देता है और शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण कर वो भोजन देता है। यानी कि लाइकेन एंड शैवाल के बीच में क्या पाया जाता है, सहकारिता या फिर म्यूचुअलिज्म, दोनों ही एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोबियम एंड लेग्यूम मूल होती है, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, म्यूचुअलिज्म पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर कर क्या करते हैं, प्लांट को देता है एंड प्लांट इससे क्या करता है, आगे फर्दर जो है कार्बनिक भोजन बनाता है। यानी कि दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइजोबियम इसको नाइट्रोजन देगा तभी लेग्यूम मूल जो है फर्दर आगे कार्बनिक भोजन बनाएगी। फिर नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर सहभोजिता के बारे में, किसके बारे में, सहभोजिता के बारे में। इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज को इससे बेनिफिट होता है एंड दूसरी जो स्पीसीज होती है उसे ना तो कोई बेनिफिट होता है ना ही कोई हानि होती है। यानी कि दूसरी वाली को कोई भी किसी भी टाइप का प्रभाव नहीं होता है। तो देखो ये कह रहा है कि इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति को न तो कोई लाभ होता है न तो कोई हानि होती है। यानी कि दूसरी जो स्पीसीज है वो इस प्रजाति से किसी भी टाइप का बेनिफिट नहीं प्राप्त करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो रेमोरा मछली व शार्क, इसमें जो रेमोरा मछली होती है वो शार्क से चिपक करके लंबी यात्रा और जो शार्क भोजन करती है उसमें जो बचता है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करती है। इसमें शार्क क्या होती है, अप्रभावी रहती है क्योंकि जो रेमोरा मछली है उससे शार्क को किसी भी टाइप का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। सेकंड बात करें ऑर्किड व आम का वृक्ष, जिसमें ऑर्किड केवल होता है आधार हेतु
पेड़ पर उगता है, यानी कि आधार के लिए ये आम के वृक्ष पर उगता है और उससे पोषण नहीं लेता है। किससे? आम के वृक्ष से। फिर नेक्स्ट बात करें हम परजीविता या फिर पैरासिटिज्म की। इसकी बात करें हैं परजीविता की। इसमें परजीवी जो होते हैं पैरासाइट्स, उसको लाभ व पोषक को हानि होती है। देखिए पैरासाइट्स को तो लाभ होता है, बट यानी कि ये जिसमें जाते हैं फर्दर आगे, वो जो होस्ट होता है उसको इससे क्या होती है? हानि होती है। परजीवी पोषक को मारता नहीं है वरन धीरे धीरे कमजोर करता है। यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट को सीधे तो नहीं नुकसान पहुंचाता, बट धीरे धीरे उसको जो है वीक कर देता है। फिर बात करें हम इसके प्रकार की, किसके? परजीविता को। इसको फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड, जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास में बाह्य परजीवी। जैसे जो परजीवी है वो होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, यानी कि बाह्य रूप से रहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे जू या फिर पिस्सू, जो क्या करते हैं? शरीर की सतह पर रहते हैं। सेकेंड आता है अंतःपरजीवी। क्या आता है? अंतःपरजीवी। जैसे इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और फीताकृमि, जो क्या करते हैं? शरीर के अंदर रहते हैं। इसके अंदर बॉडी के अंदर रहते हैं। फर्स्ट जो आते हैं हमारे बाह्य परजीवी, वो शरीर की बाह्य सतह पर रहते हैं। अंतःपरजीवी शरीर के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें परजीवी पादप। क्या आता है? परजीवी पादप, यानी कि ये क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया द्वारा पोषक जो है दूसरे पादप से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी पादप। फिर बात करें हम हमारे जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो ऑप्शन में क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में, जिसमें आपको बताना है कि जो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं उसकी अवधारणा क्या होती है और लिविंग के जो न्यूनतम नियम है उसको एक्सप्लेन करना है। इसके लिविंग के रूल को। तो देखो सीमाकारी कारक यानी कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? ये है किसी जीव की वृद्धि, वितरण व बहुतायात को नियंत्रित करने वाला एक पारिस्थितिकी कारक है जो क्या करता है? इष्टतम मात्रा से कम या फिर अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? लिमिटिंग फैक्टर्स कहेंगे। ये क्या होते हैं? भौतिक जैसे कि प्रकाश, ताप, जल, या फिर रासायनिक, रासायनिक जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी हो सकते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर। जब सभी कारक पर्याप्त हो पर एक कारक न्यून हो जाए तो क्या करते हैं? वृद्धि को सीमित कर देता है, यानी कि ये क्या करते हैं? इष्टतम मात्रा तक प्लांट को जो है कंट्रोल करते हैं। अगर इष्टतम मात्रा से चाहे एक कारक कम हो या फिर उससे अधिक भी हो तो उसकी ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट था वो था लिविंग का न्यूनतम नियम क्या है उसके बारे में आपको बताना था। देखो इसमें क्या है कि जर्मन रसायनज्ञ जस्टिन वॉन लिविंग ने 1840 में इसे प्रतिपादित किया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लिविंग का न्यूनतम नियम। इसके अनुसार पौधे की वृद्धि उस आवश्यक तत्व द्वारा नियंत्रित होती है जो क्या करते हैं? मृदा में न्यूनतम सापेक्ष मात्रा में उपलब्ध है, भले ही अन्य सभी तत्व क्या हो? प्रचुर मात्रा में हो। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है उस आवश्यक तत्व द्वारा नियंत्रित होती है जो क्या करते हैं? मृदा में न्यूनतम हो और बाकी भले ही क्या हो? प्रचुर मात्रा में हो। फिर बात करें हम इसके अंदर इसकी व्याख्या और सीमाओं के बारे में, तो ये कह रहा है कि यदि मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या हो, इनमें से नाइट्रोजन सबसे कम है। किसके अंदर? एनपीके में से। तो नाइट्रोजन देने से ही जो है पैदावार बढ़ेगी, फास्फोरस या फिर जो है पोटेशियम देने से नहीं। यानी कि लिविंग का न्यूनतम नियम ये कहता है कि प्लांट की ग्रोथ में क्या होती है कि आवश्यक तत्व जो है सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है या फिर वो नियंत्रित करता है। अब वो आवश्यक तत्व भले ही प्रकृति के अंदर न्यूनतम मात्रा में हो, बट बेनिफिट सिर्फ उस न्यूनतम तत्व को देने से ही प्लांट को होगा, चाहे दूसरे वाले कितने भी ज्यादा हो, उससे कोई भी क्या है डिफरेंट या फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यदि मृदा के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, बट उसमें से क्या है? नाइट्रोजन सबसे कम है, तो कह रहा है कि नाइट्रोजन देने से ही क्या होगी? पैदावार बढ़ेगी। वो पैदावार फास्फोरस या फिर पोटास देने से नहीं बढ़ेगी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लिविंग बैरल।
जो लिविंग थे उन्होंने लिविंग बैरल के माध्यम से समझाया कि बैरल की सबसे छोटी तख्ती जितना ही पानी बैरल में रुकेगा उतना ही क्या होगा, वो पैदावार को निर्धारित करेगी। फिर इस नियम की सीमा ये है कि ये केवल क्या करता है, स्थिर अवस्था व स्वतंत्र जो कारक होते हैं उन पर ही लागू होती है। किसका? लिविंग का जो न्यूनतम नियम था उसको। फिर बात करें हम, सेल्फोर्ड ने जो है इस नियम को कैसे विस्तार किया। तो देखो, सेल्फोर्ड ने 1913 में सहनशीलता का नियम देकर स्पष्ट किया कि केवल न्यूनतम ही नहीं बल्कि किसी कारक की अत्यधिक अधिकतम मात्रा भी जीवों के लिए क्या हो सकती है, सीमाकारी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन किसका था? यूनिट 1 के अथवा के ऑप्शन का। फिर नेक्स्ट हम बात करें यूनिट 2 की। तो देखो, इसमें आपको बताना है कि पारिस्थितिकी पिरामिड्स क्या होते हैं। ये जीव संख्या, जीव भार व ऊर्जा के पिरामिडों को क्या है, आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखो, फर्स्ट आपको बताना है इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं उसके बारे में। तो देखो, पारिस्थितिकी पिरामिड्स या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों के ट्रॉफिक लेवल्स के परिणाम जो होते हैं उनके संबंध को ज्यामितिक आरेख में दर्शाना क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहलाता है। इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसे चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में प्रतिपादित किया गया। इसमें आधार पर सदैव क्या होगा, उत्पादक, और शीर्ष पर हमेशा क्या रहेगा, सर्वोच्च मांसाहारी जो जंतु रहेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा ऊपर क्या रहेगा, प्रोड्यूसर, एंड सबसे एंड में क्या रहेगा, जो उसका लास्ट में जो कंज्यूमर होता है, यानी कि सर्वोच्च मांसाहारी जंतु। फिर बात करें हम इसके अंदर जो है जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा के पिरामिड के बारे में। तो देखो, फर्स्ट आता है पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। इसमें क्या होता है, प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की संख्या दर्शाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, घास के मैदान व तालाब परितंत्र में ये हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, उत्पादक आएगा, फिर उत्पादक को खाने वाले शाकाहारी जंतु, फिर उन शाकाहारी जंतु को खाने वाले जो है मांसाहारी जंतु, उन ही मांसाहारी जंतु को फर्दर आगे खाने वाले जो मांसाहारी जंतु, यानी कि जो है उत्पादक से फर्दर आगे जो है जीवों की संख्या बढ़ेगी। ये कह रहा है कि घास के मैदान और जो तालाब परितंत्र में ये कैसा होता है, सीधा होता है, जबकि एक बड़े वृक्ष परितंत्र पर अनेक पक्षी व उन पर आश्रित परजीवियों के कारण ये पिरामिड कैसा होता है, उल्टा बना, कैसा बना होता है, उल्टा बना होता है। कैसा बना होता है? उल्टा बना होता है। तो देखो, घास के मैदान और पारितंत्र में हमेशा सीधा मिलेगा, एंड बड़े वृक्ष के पारितंत्र में हमेशा क्या मिलेगा, उल्टा मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पक्षी पाए जाएंगे और वो क्या होंगे, जो फर्दर आगे अन्य पैरासाइट्स पर क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। इसी कारण ये पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है। नेक्स्ट बात करें हम जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में। तो देखो, ये क्या करता है, प्रत्येक स्तर पर कुल शुष्क भार को दर्शाता है। कौन सा? पिरामिड ऑफ बायोमास। जैसे वन व स्थलीय पारितंत्र में कैसा होता है, सीधा होता है, बट जलीय या फिर समुद्री पारितंत्र में पादप प्लवकों का जीव भार कम होता है, बट उनको खाने वाली जो मछलियां होता है उनका जीव भार क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी के कारण ये कैसा बनता है, उल्टा बनता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें ऊर्जा के पिरामिड्स के बारे में, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो देखो, ये प्रति इकाई क्षेत्र प्रति वर्ष ऊर्जा प्रवाह दर्शाता है। इसे लिनमैन के 10% नियम के अनुसार ये कैसा होता है, सीधा होता है, क्योंकि पर लेवल पे जो है 10% एनर्जी जो है खर्च होती है, क्योंकि अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट जो इसमें जो रिमेनिंग 90% एनर्जी होती है वो श्वसन और ऊष्मा में नष्ट हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कितनी थी, 100%, 1000%।
फॉर एग्जाम्पल आगे जो इसमें है 90% क्या है एनर्जी में और श्वसन में नष्ट हो गई एंड 10% जो बचा वो कहाँ हो गई नेक्स्ट लेवल पर। यहाँ से भी 90% एनर्जी क्या है रिड्यूस हो गई श्वसन में, 10% यहाँ के रिमेनिंग है, यानी कि पर जो लेवल है यहाँ पे कितनी एनर्जी रिड्यूस हो रही है 10%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के अंदर अथवा का यूनिट सेकंड में आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो एनर्जी फ्लो होता है उसके नियम को समझाते हुए नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र को एक्सप्लेन करना है हमारे यूनिट 2 के जो ऑप्शन में क्वेश्चन है उसको। तो देखो ऊर्जा का नियम क्या कहता है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है एक दिशा या फिर यूनिडायरेक्शनल होता है। ये उसमें गतिकी के दो नियमों का पालन करता है। कितने नियमों का? दो। फर्स्ट क्या है हमारे पास में प्रथम नियम, इसमें क्या होती है ऊर्जा केवल और केवल क्या होती है रूपांतरित होती है। कैसे कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा उत्पादकों द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा फर्दर आगे जो है प्रोड्यूसर को मिली, अब उसने क्या किया केमिकल ऊर्जा के द्वारा क्या किया भोजन में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट है द्वितीय नियम, यानी कि जिसे क्या कहते हैं 10% का भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक स्थानांतरण पर ऊर्जा का क्या होता है ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा जो है रिड्यूस होती है कम होती है। अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा जाती है, रिमेनिंग जो 90% होती है वो क्या होती है जो श्वसन या फिर जैविक क्रियाओं में नष्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लेवल पे 100 थी तो नेक्स्ट पे कितनी जाएगी सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी, रिमेनिंग 90% जो है नष्ट हो गई या फिर खत्म हो गई। फिर बात करें हम नाइट्रोजन साइकिल की, किसकी बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। तो देखो वायुमंडल में जो है 78% क्या है नाइट्रोजन गैस है, पर प्लांट जो है इसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। कैसे ग्रहण करते हैं? तो देखो ये कितने चरण हैं 5। कौन कौन से? फर्स्ट ये क्या करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे करते हैं? देखो अभी जो है आपने पढ़ा था लेग्यूम में राइजोबियम, वो क्या करते हैं एक दूसरे से म्यूचुअलिज्म दर्शाते हैं। राइजोबियम प्लांट के अंदर क्या करता है नाइट्रोजन को लाता है एंड फर्दर प्लांट की जो जड़ें होती है वो आगे नाइट्रोजन फिक्सीकरण करती है। तो देखो ये कह रहा है राइजोबियम एजेटोबैक्टर व तड़ित यानी कि लाइटनिंग द्वारा वायुमंडल N2 को अमोनिया में बदला जाता है। फर्स्ट इस के 5 चरण हैं, जिसमें फर्स्ट में क्या होता है कि वायुमंडल जो भी नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है अमोनीकरण। क्या होता है अमोनीकरण कैसे होता है कि मृत जीवों व उत्सर्जित पदार्थों का क्या होते हैं अपघटन करके जो जीवाणु होते हैं वो अमोनिया बनाते हैं। थर्ड है नाइट्रीकरण। क्या है नाइट्रीकरण, इसमें नाइट्रोसोमोनास जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट में यानी कि NO2 माइनस में बदल देते हैं और साथ में नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वो नाइट्राइट को फर्दर आगे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में एंड नाइट्रोबैक्टर फर्दर इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। पौधे इसी जो नाइट्रेट को नाइट्राइट ने यानी कि जो नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर ने नाइट्रेट में बदला, प्लांट इसी नाइट्रेट को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, इसमें आता है स्वांगीकरण। इसमें क्या होता है पौधे इस नाइट्रेट से अमीनो अम्ल व प्रोटीन बनाते हैं फर्दर आगे। एंड लास्ट में क्या होता है विनाइट्रीकरण। इसमें स्यूडोमोनास जो जीवाणु होते हैं वो अवायवीय परिस्थितियों में नाइट्रो जो होती है उसको पुनः क्या करते हैं N2 में बदल करके वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। किसके अंतर्गत? नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत। तो देखो हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो 5 जो है स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट में ये क्या करते हैं राइजोबियम एजोटोबैक्टर वायुमंडल के N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। फर्दर आगे अमोनीकरण होता है, यानी कि जो मृत जीव या फिर उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो अमोनियम का क्या करते हैं अमोनिया का अपघटन कर जीवाणु अमोनिया बनाते हैं।
नेक्स्ट नाइट्रीकरण होता है, जो अमोनिया होता है उसको नाइट्रस अमोनिया नाइट्राइट में, नाइट्राइट को जो नाइट्रोबैक्टर होते हैं वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड फर्दर इस नाइट्रेट से प्लांट है अमीनो अम्ल और प्रोटीन बनाते हैं। लास्ट में क्या होता है, जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होते हैं वो वापस जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। तो ये क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यूनिट 3 से, जिसमें आपको बताना है कि इकोलॉजिकल सक्सेसर क्या होता है और जल पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले अनुक्रमण के जो विभिन्न चरण है उसको बताना है। देखो फर्स्ट है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ये क्या होता है, ये किसी नग्न या फिर परिवर्तित क्षेत्र में समय के साथ वनस्पति व प्राणी समुदाय का क्या है, कर्मक, दिशात्मक व पूर्व अनुमेय प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। इसका पता कब चलता है, जब तक कि वहां चरम समुदाय स्थापित न हो जाए। किसका, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ये फर्दर आगे कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। फर्स्ट आता है प्राथमिक, जिसमें कहाँ से शुरू होता है, या तो चट्टानों से या फिर तालाबों से। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी, ये कहाँ से, नष्ट हुए वनों और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां से स्टार्ट होता है। फिर बात करें हम हमारे जो क्वेश्चन है उसके सेकंड पार्ट की, जिसमें आपको बताना था जल अनुक्रमण जो है वो कैसे होता है। तो देखो जल अनुक्रमण कहाँ होता है, एक गहरे जलाशय का समय के साथ स्थलीय वन में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, जल अनुक्रमण। इसमें फर्स्ट आता है प्लवक अवस्था, सेकंड आती है निगमन अवस्था, थर्ड आती है उत्प्लावी अवस्था, फोर्थ आता है इसमें नरकट कीचड़ अवस्था या फिर जिसे कहते हैं रीड स्वैप, फिफ्थ आता है खाड़ी अवस्था एंड लास्ट में आता है इसमें वन अवस्था। किसके अंतर्गत, जल अनुक्रमण के अंतर्गत। फर्स्ट में जो प्लवक अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि जो अनुक्रमण पादप प्लवक जैसे वॉल्वक्स या फिर क्लेमाइडोमोनास इनसे स्टार्ट होता है। इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करते हैं, जो तालाब होते हैं उसके तलछट में क्या या फिर आधार में क्या होते हैं, जमा देते हैं, जिससे जल क्या होता है, उतला हो जाता है। फिर सेकंड आती है निमग्न अवस्था। क्या आती है, निमग्न अवस्था। इसमें क्या होती है, जब जल उतला हो जाता है तो जल युक्त जलमग्न पौधे जैसे कि हाइड्रेलिया, वेलेसिनेरिया, हाइड्रेला एंड वेलेसिनेरिया, ये क्या करते हैं, तल पर मिट्टी को रोकते हैं। किसमें, निमग्न अवस्था के अंतर्गत। थर्ड आती है उत्प्लावी अवस्था। इसमें जो जल में 1 या फिर 2 मीटर पर रहने वाली जो पत्तियां होती है जैसे कि निम्फेबिया या फिर न्यूलिम्बो, ये क्या करते हैं, प्रकाश को रोक करके निमग्न पौधों को समाप्त करते हैं। कौन से, जो जल के ऊपर तैरने वाली पत्तियों वाले प्लांट्स जो होते हैं उनके। नेक्स्ट आता है जिसे बोलते हैं रीड स्वैम्प या फिर नरकट की जड़ों से। इसमें क्या होता है, जब जल दलदली हो जाता है तो इनमें टाइफा या फिर फेरेमिड्स जैसे लंबे प्लांट है उगते हैं, जो क्या करते हैं, तीव्र वाष्पोत्सर्जन करते हैं। इसके द्वारा भूमि को सुखाने का काम करते हैं। इसके बाद जो आता है स्टेप नेक्स्ट, वो है झाड़ी अवस्था, जिसमें भूमि जब शुष्क हो जाती है तो इसके ऊपर झाड़ियाँ उगती हैं, जिसे क्या कहते हैं, सलेक्स। इनकी छाया से पुरानी घास क्या होती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें वन अवस्था। अंत में क्षेत्र की जलवायु के अनुसार एक पूर्ण विकसित मिश्रित वन स्थापित हो जाता है। यानी कि फर्स्ट क्या था इसमें, ये क्या था, एक तालाब था, वहां से इसमें क्या हुआ, जल अनुक्रमण स्टार्ट हुआ एंड एंड कहाँ पे हुआ, वन अवस्था के रूप में एंड हुआ। किसके अंतर्गत, जल अनुक्रमण के अंतर्गत। फिर हम बात कर रहे हैं इकाई थर्ड के जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उसकी, जिसमें आपको बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करना है कि किस प्रकार से होता है। फिर उसमें फर्दर आगे वायु प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण कैसे होता है, इसके कारणों को, ये किस प्रकार ह्यूमन को क्या है इफेक्ट करते हैं, उसको बताना है। नेक्स्ट में
इसको हम कैसे कंट्रोल करें, आपको ये बताना है। तो देखो, फर्स्टली पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो मानवीय गतिविधियों द्वारा वायु, जल या फिर मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण। इससे क्या होता है? सजीव और पारितंत्र दोनों क्या होता है? प्रत्येक रूप से हानि पहुंचती, इकोसिस्टम को हानि पहुंचती है, तो उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण होने के मुख्य कारण क्या है? तो देखो, वाहनों से उत्सर्जन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या होते हैं? वाहनों के द्वारा उत्सर्जित होते हैं और ये वायु में क्या करते हैं? प्रदूषण को बढ़ाते हैं। सेकंड आता है इसके अंदर औद्योगिक इकाइयाँ। औद्योगिक इकाइयाँ कैसे? कि जो कारखाने होते हैं या फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनसे जो है सल्फर गैस निकलती है और फ्लाई ऐश, जो फर्दर आगे क्या करती है? वायुमंडल जो होता है उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण कैसे होता है? कृषि या फिर अपशिष्ट, इनमें क्या होता है कि जब फसल ले ली जाती है तो फसल का जो बचा हुआ हिस्सा जो होते हैं उसको खेत के अंदर किसान क्या कहते हैं? जला देते हैं, जिससे जो है अत्यधिक मात्रा में प्रदूषणकारी गैस निकलती हैं, जो फर्दर आगे क्या करती हैं? पॉल्यूशन करने का काम करती है। फिर नेक्स्ट होते हैं कौन सा? नेक्स्ट कारण है वायु प्रदूषण का। तो जब कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उनके द्वारा जो सीमेंट के कण उठते हैं उसके द्वारा भी क्या होता है? वायु पॉल्यूशन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट था हमारे कि ये मानव जाति पर किस प्रकार प्रभाव बनाता है। तो देखो, वायु प्रदूषण के कारण ह्यूमंस में क्या होता है? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी और फेफड़ों के कैंसर जैसे क्या होते हैं? गंभीर श्वसन रोग होते हैं। फिर नेक्स्ट, अति सूक्ष्म कण यानी कि PM2.5, ये क्या करते हैं? फेफड़ों से रक्त में मिल करके हृदय रोगों का भी कारण बनते हैं। किसके कारण? एयर पॉल्यूशन के कारण। नेक्स्ट, गैसों जैसे कि SO2। अब SO2 कहाँ निकली? तो ये कारखानों, औद्योगिकों से निकलने वाली हानिकारक गैसों से क्या होते हैं? आंख और नाक की श्लेष्मा झिल्ली में क्या होती है? तीव्र जलन होती है। इसके अलावा क्या होती है? एसिड रेन्स। क्या होती है? एसिड रेन। और ये क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को बढ़ाने का काम कौन करती है? एयर पॉल्यूशन। फिर हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखो, फर्स्ट, वाहनों में BS4 मानक को का क्या करना? कड़ाई से पालन करवाना। उद्योगों में क्या करना? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर और स्क्रबर का उपयोग करना। सेकंड, CNG, LPG, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देना, क्योंकि ये क्या करती है? पॉल्यूशन को कम करती है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। थर्ड आता है शहरी क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट यानी कि वृक्षारोपण का विकास करना, कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाना, जो क्या करेंगे? पॉल्यूशन को कम करेंगे। फोर्थ आता है वायु अधिनियम 1981 और जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उनके नियमों का प्रभावी रूप से क्या करना? पालन करवाना या फिर क्रियान्वयन करवाना क्या है? नियंत्रणकारी कारक हो सकते हैं। इसके लिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में प्राणी व्यवहार से रिलेटेड यूनिट 4 से, जिसमें आपको बताना है कि प्राणी व्यवहार जो होता है उसकी विधियां कौन सी हैं उसके बारे में। देखो, प्राणी व्यवहार विज्ञान जिसे क्या कहते हैं? एथोलॉजी। इसमें पशुओं की क्रियाओं के कारण उनके विकास और अनुकूली महत्व का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? प्राणी व्यवहार के अंतर्गत। फिर हम प्राणी व्यवहार का किन मेथड द्वारा अध्ययन कर सकते हैं? फर्स्ट आता है अवलोकन विधि, यानी कि जहाँ हम प्राणियों को क्या है? ऑब्जर्व करें। सेकंड आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट यानी कि उनके जो आवाज को चेंज करके इसके द्वारा। थर्ड आती है जो है मॉडर्न टेक्निक्स जो होती है उनके द्वारा। तो देखो, फर्स्ट आती है हमारे पास में अवलोकन विधि या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें फर्स्ट हम करेंगे क्षेत्रीय अवलोकन, यानी कि प्राणी को उसके प्राकृतिक आवास में
बिना किसी हस्तक्षेप के देखना, यानी कि बिना उसकी आवाज को चेंज किए उसमें जो है ऑब्जर्व करना कि वो किस प्रकार बिहेव करते हैं। जैसे निको टिनबर्गन द्वारा पिकलबैक मछली के प्रादेशिक व्यवहार का अध्ययन करना किसका एग्जाम्पल है? क्षेत्रीय अवलोकन का। सेकंड आती है इसमें प्रयोगशाला अवलोकन। क्या आती है? प्रयोगशाला अवलोकन। इसमें क्या है कि नियंत्रित दशाओं में कृत्रिम आवासों, पिंजरे या फिर एक्वेरियम में अध्ययन करना, यानी कि जो जीव होते हैं उनके लिए सेम उनके आवास के जैसा ही क्या कृत्रिम आवास बनाना। जैसे स्किनर बॉक्स में चूहे की गतिविधि किसके अंतर्गत आती है? प्रयोगशाला अवलोकन के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट जो इसमें विधि आती है वो है प्रायोगिक या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें क्या होते हैं? स्वतंत्र चरों को बदल करके जीव के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जाता है। किसके अंतर्गत? प्रायोगिक विधि के अंतर्गत। फिर ये कह रहा है लॉरेंस ने ग्रेलिंग हंस के चूजों पर क्या किया? एम्पेयरिंग या फिर अंकन किया। इसके द्वारा दिखाया कि जन्म के शुरुआती नाजुक समय में भी ये क्या करते हैं? गतिशील वस्तु दिखती है। चूजे ने उसे ही अपनी क्या कर दिया? फर्दर उसको मां मान लिया। यानी कि अगर इसके जो स्टार्टिंग फेज में ये किसी अन्य वस्तु को देख लेते हैं जो क्या करती है? गति करती है, तो फर्दर वो उसी को अपनी मदर मान लेते हैं। तब जो इसमें आती है थर्ड मेथड वो है आधुनिक तकनीक की विधि। इसमें फर्स्ट आते हैं हमारे पास में रेडियो टेलीमेट्री या फिर जीपीएस कॉलर। इसके द्वारा बाघ, हाथी जैसे बड़े जीवों के प्रवास, रथ और उसके गति की ट्रैकिंग की जाती है। यानी कि ये जो जीव होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, इनके लिए इन पर ट्रैकर लगाया जाता है। सेकंड आता है कैमरा ट्रैप, जिसमें जैसे रणथंबोर है या फिर अन्य अभयारण्य, इनमें रात्रिचर व दुर्लभ जीवों की गणना के लिए और उनके जो बिहेवियर है उनको रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा लगाए जाते हैं। थर्ड आता है जैव ध्वनि। क्या आता है? जैव ध्वनि। इसमें चमगादड़ या फिर व्हेल की अल्ट्रासोनिक आवाजों और संचार का विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ आता है न्यूरोइथोलॉजी। इसमें मस्तिष्क में क्या होता है? इलेक्ट्रोड लगा करके विशिष्ट व्यवहार होता है उसको तंत्रिका तंत्री आधार के द्वारा समझना। फिर फोर्थ आता है इसमें मॉडल एंड उद्दीपन प्रस्तुति। इसमें क्या होता है कि कृत्रिम मॉडलों को जीव के सामने प्रस्तुत कर उनके अंदर की स्टिमुलस या फिर मुख्य उद्दीपन की पहचान की जाती है। जैसे टिनबर्गन द्वारा कृत्रिम मछली मॉडल से नर स्टिकलबैक की आक्रामकता को क्या किया? प्रूफ किया गया। फिर बात करें हम हमारे यूनिट 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपको बताना है जैविक लय क्या होती है और प्राणियों के अंदर जो जैविक लय है, वार्षिक लय है या फिर द्वारे लय होती है, उसको आपको एग्जाम्पल दिख करके समझाना है। तो देखो बायोलॉजिकल रिथम्स में क्या होता है? शरीर की शारीरिक, व्यवहारिक एंड जैव रासायनिक क्रियाओं का एक निश्चित समय अंतराल पर जो चक्रीय रूप से दोहराना जाना क्या कहलाता है? जैविक लय कहलाता है। यह मुख्य रूप से अंतर्जात जैविक घड़ी या फिर इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक द्वारा संचालित होती है, जिसे बाह्य कारक जैसे प्रकाश या ताप क्या करते हैं? संचालित बनाते हैं। फिर बात करें हम इसके अंदर दैनिक लय की, तो देखो दैनिक लय क्या होता है? 24 आवर्स के अंदर जो साइकिल होती है उसको बताता है। स्तनधारियों में मस्तिष्क का एससीएन यानी कि कौन नियंत्रित करता है? जो स्तनधारी होते हैं उनमें तो एससीएन यानी कि सुप्रा काइजमेटिक जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? स्तनधारियों में मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। किसके? जो उनकी दैनिक लय होता है या फिर दैनिक क्रियाकलापों को। एग्जाम्पल की बात करें तो मानव में नींद में और उसका जागना क्या है? एक दैनिक लय है। फिर कार्टिसोल हार्मोन का स्राव और अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो चमगादड़ों का रात में एक्टिव होना भी किसका एग्जाम्पल है? दैनिक लय का। सेकंड आती है वार्षिक लय। ये क्या होती है? लगभग 1 वर्ष के अंदर दोहराई जाती है, जिसमें दिन की लंबाई क्या होती है? मुख्य उद्दीपन होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो साइबेरियन जो क्रेन होते हैं ये क्या करते हैं? पक्षियों का शीत ऋतु में ही जो है
भरतपुर जो अभयारण्य है वहाँ पे आते हैं। कौन से? साइबेरियन क्रेन, सिर्फ और सिर्फ कब? विंटर्स में। नेक्स्ट आते हैं भालू में शीत निष्क्रियता एंड और एग्जाम्पल है विशिष्ट ऋतु में हिरणों का प्रजनन व्यवहार। ये क्या है? एक साल में एक बार होने वाली घटना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वार्षिक लय। नेक्स्ट हम बात करें ज्वारीय लय की, तो ये लगभग कितना होता है? 12.4 आवर्स के अंदर जो अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? टाइडल रिदम। ये क्या करते हैं? समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा से समकालिक होते हैं और तटीय जीवों में पाई जाती है। उदाहरण, इसके अंदर फिडलर केकड़ा जो होता है वो ज्वार के समय भोजन हेतु बिल से बाहर आता है और भाटा के समय अंदर चला जाता है। और एग्जाम्पल है तो जो ग्रुनियन मछली होती है वो पूर्णिमा की उच्चतम ज्वार पर क्या है? अंडे देने के लिए तट पे आती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें हमारी यूनिट 5 की, जिसमें आपको बताना है कि अधिगम यानी कि लर्निंग क्या होती है इसके बारे में। फिर अंतर्दृष्टि अधिगम क्या होता है और सहचार्य अधिगम क्या होता है, इसकी प्रक्रिया को आपको विस्तार से समझाना है। फर्स्ट आता है अधिगम। ये क्या होता है? पूर्व अनुभव या फिर अभ्यास के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को बताने को क्या कहा जाता है? अधिगम कहलाता है। फर्स्ट हम बात करें सहचार्य अधिगम की, किसकी? सहचार्य अधिगम या फिर एसोसिएटेड लर्निंग की। इसमें जो जीव होते हैं वो दो उद्दीपनों या फिर किसी उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। ये फर्दर आगे दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लासिकी अनुबंधन एंड सेकंड होता है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। इसमें फर्स्ट में क्लासिकी अनुबंधन में इवान पावलोव द्वारा किस पर प्रयोग किया गया? डॉग्स पर। इसमें एक स्वाभाविक उद्दीपन को तटस्थ उद्दीपन यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक ही आवाज को बार बार प्रस्तुत किया जाता है। अंततः जो डॉग होता है वो केवल घंटी बजने पर ही क्या होता है? भोजन के लिए रेडी होता है, अदरवाइज वो भोजन नहीं करता है। सेकंड आता है क्रिया प्रस्तुत है। इसमें क्या होता है कि जो एक साइंटिस्ट थे बीएफ स्किनर, इन्होंने चूहे पर स्किनर बॉक्स में एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जीव अपनी स्वेच्छा से कोई क्रिया करता है और उसके परिणाम को क्या दिया जाता है? भोजन या फिर दंड। यानी कि जो एक्टिविटी फर्दर कोई जीव करता है तो उसके रिजल्ट के बेसिस पर उसको या तो भोजन मिलेगा या फिर उसको सजा मिलेगी। इसी के आधार पर उस व्यवहार को क्या करते हैं? दोहराना या फिर बंद करना सीखता है। किसके अंतर्गत? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है अंतर्दृष्टि अधिगम। क्या आता है? अंतर्दृष्टि अधिगम। इसमें एक साइंटिस्ट थे वुल्फगैंग कोहलर, इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया जिसमें प्राणी बिना किसी प्रयास त्रुटि के समस्या की पूरी स्थिति का मानसिक विश्लेषण कर अचानक ही क्या कर लेता है? उसका जो है सॉल्यूशन खोज लेता है। पिंजरे में बंद सुल्तान ने दूर रखे केलों को प्राप्त करने के लिए पिंजरे में पड़ी दो छोटी छड़ियों का क्या किया? उपयोग किया। उनको आपस में जोड़ करके एक लंबी छड़ में बनाई और केलों को खींच करके प्राप्त कर लिया। फिर इसे क्या कहते हैं? इसे अहा अनुभव भी कहते हैं और ये संज्ञानात्मक क्षमता उस श्रेणी की स्तनधारी और मनुष्य में पाई जाती है। कौन सी? अंतर्दृष्टि अधिगम। फिर बात करें हम यूनिट 5 के अथवा के क्वेश्चन की, तो देखो इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव जैसे बुडावन, चिंकारा या फिर काला हिरण है, इनकी स्थिति का वर्णन करते हुए उनके संरक्षण के उपाय के बारे में बताना है। तो देखो फर्स्ट राजस्थान के प्रमुख संकटग्रस्त वन्य जीवों की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में। फर्स्ट आता है गोडावन। ये राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी। इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर के द्वारा अति संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है क्योंकि इनकी जो नंबर है राजस्थान के अंदर अब 150 से भी कम है। जो मुख्यतः राष्ट्रीय मरु उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर में, वहां पाए जाते हैं। इनकी जो है संकटग्रस्त होने का कारण क्या है? तो हाई टेंशन बिजली लाइन जो होती है
उनसे टच होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। एंड सेकेंडली जो इनका हैबिटेट है उसका नष्ट होना भी इनके संकटग्रस्त होने का कारण है। फिर बात करें हम काला हिरण के बारे में, तो देखो ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, जोधपुर के विश्नोई बाहुल्य क्षेत्रों में, और सेकंड पाया जाता है ताल छापर के अंतर्गत। ये भी क्या है, वन्य अधिनियम की अनुसूची में शामिल है। थर्ड आता है चिंकारा, ये क्या है, राजस्थान का राज्य वन्य जीव पशु, इसे भी अनुसूची वन के तहत क्या गया है, संरक्षित किया गया है। परंतु ये संकटग्रस्त क्यों है, क्योंकि इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा शिकार होता है और जो है सड़क दुर्घटनाओं में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम इनको कैसे संरक्षण कर सकते हैं उसके बारे में, तो देखो फर्स्ट आवास प्रबंधन के द्वारा, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ताल छापर या फिर केवलादेव जो राष्ट्रीय अभयारण्य, इनमें सुरक्षित क्षेत्रों में घास के मैदानों का विकास करना। फिर गोडाउन के संरक्षण हेतु 2013 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया गया था। सेकंड है कैप्टिव ब्रीडिंग, यानी कि सेम जैसलमेर में गोडाउन को ये इनके फर्दर आगे जो है प्रजाति को बढ़ाने के लिए इनमें कृत्रिम प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ, जैसलमेर के अंदर। फिर नेक्स्ट है सामुदायिक भागीदारी, यानी कि किसी पर्टिकुलर समाज के द्वारा वन्य जीवों का संरक्षण करना। नेक्स्ट आता है इसमें प्रमुख अधिनियम और कानूनी सुरक्षा। सेकंड आता है इसके अंदर, फर्स्ट आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत जितनी भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको अनुसूची वन में रख करके को उच्चतम सुरक्षा देना, और इनके जो शिकार करते हैं उनको 3 से 7 वर्ष की कठोर सजा देने का प्रावधान किसके अंतर्गत है, वन्य जीव संरक्षण 1972। फिर सेकंड पॉइंट आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। इनके तहत आवासों को क्या करना, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित करते हुए क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। और हाल ही में कब 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने गोडावन क्षेत्रों में हाई टेंशन जितनी भी बिजली लाइन उनको क्या करना, भूमिगत करने का आदेश दिया। इसके लिए गोडावन प्रजाति के संरक्षण के लिए। तो ये क्वेश्चन, ये हमारा मॉडल पेपर किससे रिलेटेड था, जेएनयू बीएससी सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट जूलॉजी से, जिसमें हम पढ़ रहे थे इकोलॉजी एंड बिहेवियर जूलॉजी के बारे में।